चलिए आज का हमारा टॉपिक है एब्रोटेनम। हम लोग एलेंस कीनोट सीरीज 1 चालू कर रहे हैं। आज हम लोग का एलेंस कीनोट डे 1 है और आज डे 1 में हम लोग पढ़ने वाले हैं एलेंस कीनोट की सबसे पहली रेमेडी जिसको हम लोग बोलते हैं एब्रोटेनम। एलेंस कीनोट डे 1 और डे 1 में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एब्रोटेनम के बारे में। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि एब्रोटेनम कैसी रेमेडी है, इसमें एलन साहब ने इसके बारे में क्या क्या बोला है और कैसे हम सारी चीजों को डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले एब्रोटेनम जो कि एक प्लांट ग्रुप की रेमेडी है। कैसी रेमेडी है? ये एक प्लांट रेमेडी है, प्लांट सोर्स से बनता है, इसीलिए हम इसको प्लांट ग्रुप की रेमेडी कहते हैं। ये प्लांट किंगडम से बिलोंग करता है। किससे बिलोंग करता है? ये प्लांट किंगडम से। अब देखो जो भी प्लांट ग्रुप की दवाइयां होंगी उसके बारे में 3 चीजें हमें जानकारी होनी चाहिए, जैसे उसके बोटेनिकल नेम, कॉमन नेम एंड फैमिली। तो सबसे पहले एब्रोटेनम का हम बोटेनिकल नेम जानते हैं कि एब्रोटेनम का जो बोटेनिकल नेम है वो क्या होता है। सो एब्रोटेनम का जो बोटेनिकल नेम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अर्टिमेसिया। क्या बोलते हैं? अर्टिमेसिया एब्रोटेनम। अर्टिमेसिया एब्रोटेनम, इसको हम लोग अर्टिमेसिया एब्रोटेनम के नाम से जानते हैं। दूसरी बात, इसका कॉमन नेम की अगर बारे में हम लोग बात करें कि इसका कॉमन नेम क्या होता है, तो इसका जो कॉमन नेम है उसको हम लोग बोलते हैं साउथर्न वुड। क्या बोलते हैं? साउथर्न वुड। या फिर इसका एक और नाम है लेडी लव। क्या नाम है इसका? लेडीज लव। अगर इसके फैमिली के बारे में बात करें, क्योंकि जितने भी प्लांट हैं उनके एक फैमिली होते हैं, तो फैमिली में ये बिलोंग करता है कंपोजिटी फैमिली से। किस फैमिली से? कंपोजिटी फैमिली से। अच्छा चलिए, तो अब अभी तक हम लोगों ने एब्रोटेनम के बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में समझा, बेसिक नॉलेज जाना कि उसके बोटेनिकल नेम क्या होते हैं, कॉमन नेम क्या होते हैं, फैमिली क्या होता है। अब इसके हम सोर्स के बारे में बात करते हैं कि आखिर ठीक है ये प्लांट ग्रुप की रेमेडी है, प्लांट किंगडम से बिलोंग करता है, प्लांट से बनता है, लेकिन प्लांट के किन पार्ट से बनता है? क्योंकि बहुत सारी रेमेडी प्लांट के अलग अलग हिस्सों से बनाए जाते हैं, पूरे प्लांट से बनाए जाते हैं, जैसे रूट से बनाए जाते हैं, फ्रूट से बनाए जाते हैं, सीड से बनाए जाते हैं। तो एब्रोटेनम किन चीजों से बनाई जाती है? तो देखो एब्रोटेनम को बनाने के लिए आपको 2 चीज की आवश्यकता पड़ती है। तो एब्रोटेनम के लिए हमें क्या चाहिए? फ्रेश लीफ चाहिए, फ्रेश लीफ चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ हमको यंग सूट चाहिए। अब यंग सूट क्या होता है? तो देखो यंग सूट क्या होता है ना कि फ्लावरिंग से पहले, बिफोर फ्लावरिंग, छोटे छोटे टहनियां निकलती है एब्रोटेनम के प्लांट पे, ठीक है। तो एब्रोटेनम का जो मोटी मोटी जो डाली है ना उसमें बिफोर फ्लावरिंग छोटे छोटे टहनियां निकलती है, ठीक है। और उसी टहनी, तो जैसे ये प्लांट है और इसकी बड़ी टहनी है, तो इसके छोटे छोटे यहाँ पर ना छोटे छोटे टहनी निकलते हैं, जिसको छोटी बड़ी टहनी से छोटे छोटे टहनी निकलते। तो इस छोटी टहनी और इस पे आने वाले पत्ते, ठीक है, यहाँ पे जो पत्ते रहते हैं उनसे, तो उससे हम लोग क्या करते हैं? एब्रोटेनम को प्रिपेयर करते हैं। सो एब्रोटेनम प्रिपेयर फ्रॉम द फ्रेश लीफ एंड यंग सूट ऑफ द एब्रोटेनम प्लांट। तो एब्रोटेनम प्लांट के इससे, तो इन दोनों चीजों से जो है हम लोग मिलकर एब्रोटेनम का क्या करते हैं? मदर टिंचर प्रिपेयर करते हैं। और जब मदर टिंचर हमारा प्रिपेयर हो जाता है तब जाके हम लोग उसको पोटेंसी में कन्वर्ट करते हैं, पोटेंसी प्रिपेयर करते हैं। अब वो डिपेंड करेगा कि आप किस स्केल पर प्रिपेयर करना चाहते हैं अपनी पोटेंसी को, ठीक है। अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं कि हर दवाई की अपनी एक मियाजमेटिक बैकग्राउंड होती है। हर दवाई की एक मियाजमेटिक बैकग्राउंड होती है। जो मियाजमेटिक बैकग्राउंड में क्या समझना है सबसे पहले हमको कि ये किस ग्रुप से बिलोंग करता है। तो देखो एब्रोटेनम मोस्टली जो है ये ट्यूबरकुलर मियाज्म को बिलोंग करता है, ट्यूबरकुलर मियाज्म से बिलोंग करता है, लेकिन इसमें साइकोटिक के भी फीचर जो है देखने को मिलते हैं, साइकोटिक के भी फीचर अवेलेबल रहते हैं इन सम क्रोनिक केसेस।
कुछ क्रोनिक केसेस में, सम क्रोनिक केसेस। ठीक है, ये तो बात हो गई कि मियाज्मेटिक बैकग्राउंड का। अब इसका थीम के बारे में समझेंगे कि एब्रोटेनम को कैसे याद रख सकते हैं, क्या ऐसा चीज है जो एब्रोटेनम में सबसे खास है, थीम क्या बनाता है। तो एब्रोटेनम में जो हमारे ओल्ड लिटरेचर है, जितने भी पुराने लिटरेचर हैं, वहां पर एक वर्ड का यूज किया जाता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है एब्रोटेनम के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारे एब्रोटेनम के लिए। और वो वर्ड क्या है? वो वर्ड है मेटास्टैटिस। सो मेटास्टैटिस का मतलब क्या होता है, हमको इसको समझना पड़ेगा। मेटास्टैटिस का मतलब कैंसर नहीं होता है। पहली बात समझिए कि कैंसर नहीं होता है। मेटास्टैटिस का मतलब कैंसर होता है किन में? हमारे मॉडर्न मेडिसिन में। मॉडर्न मेडिसिन में जो है इसका मतलब होता है, क्योंकि एक मान लो कि यहां पर एक स्टमक है, ठीक है, ये स्टमक है, स्टमक में सपोज करो कि कोई ट्यूमर था, स्टमक में क्या था? कोई ट्यूमर था। अब सपोज करो कि यहाँ पे कोई ट्यूमर डेवलप हुआ। अब ये ट्यूमर धीरे धीरे क्या हुआ कि यहां पर ये लिवर है और इस लिवर में यहां से माइग्रेट होकर यहां पहुंच गए। तो इसको मॉडर्न मेडिसिन के हिसाब से इसको यहां से, यानी कि स्टमक से लिवर तक आने के प्रोसेस को, या वहां तक पहुंच जाता है, इसको हम लोग मेटास्टैटिस कहते हैं। लेकिन होम्योपैथी में इसके जो अप्रोच है वो बिल्कुल अलग है। सो मेटास्टैटिस का मतलब होम्योपैथी में डिफरेंट है, मिलता जुलता है बट थोड़ी सी चीजें डिफरेंट है। यहां पर कोई स्पेसिफिक कैंसर के बारे में बात नहीं होता है, जबकि मॉडर्न मेडिसिन में मेटास्टैटिस का मतलब डायरेक्टली कैंसर से रिलेटेड ही बात होता है, कैंसर के लिए यूज किया जाता है। सो होम्योपैथिक में नॉट मीनिंग मेटास्टैटिस कैंसर, तो यहां पर कैंसर के लिए बात नहीं किया जाता है। तो होम्योपैथी में आखिर बात किस चीज को लेकर समझते हैं हम लोग? सो होम्योपैथी में एक वर्ड देते हैं, अल्टरेशन ऑफ पैथोलॉजिकल कंडीशन, अल्टरेशन ऑफ पैथोलॉजिकल कंडीशन। अब अल्टरेशन इन पैथोलॉजिकल कंडीशन क्या है, जरा हमको इसको समझना जरूरी है। चलिए देखिए, अल्टरेशन इन पैथोलॉजिकल कंडीशन क्या है कि कंप्लेन चेंज देयर लोकेशन। इसमें क्या होगा? कंप्लेन जो है ना, अपना जो लोकेशन बदलेगा, कंप्लेन चेंज देयर लोकेशन। जैसे मरीज में एक बीमारी ठीक होती है, दूसरा बीमारी उत्पन्न हो जाता है। एक बीमारी ठीक हुई, दूसरी बीमारी उत्पन्न हो गई, दूसरी बीमारी ठीक हुई, तीसरी आ गई। मतलब एक के बाद एक बीमारी का लगातार आना, या फिर चेंज देयर लोकेशन, या फिर अगर आपने उसको सप्रेस किया है, अगर आपने सप्रेस किया तो आपने सप्रेस किया मोस्ट सुपरफिशियल ऑर्गन पे और लेस सीवियर डिजीज को। ठीक है, सुपरफिशियल में या फिर लेस सीवियर फॉर्म में, लेस सीवियर फॉर्म में। तो ये क्या करेगा? शिफ्ट कर जाएगा किसमें? आपके डिजीज जो है मैनिफेस्ट करेगा डीपर ऑर्गन में, डीपर ऑर्गन में, और मोर सीरियस प्रॉब्लम के साथ, और मोर सीरियस प्रॉब्लम के साथ। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डिजीज, जैसे सपोज करो किसी को पैरोटाइटिस होता है, क्या होता है? पैरोटाइटिस हुआ, एग्जांपल के रूप में इसको समझो। अगर किसी को पैरोटाइटिस हुआ, तो पैरोटाइटिस को अगर आपने सप्रेस किया तो ये कहां पर अटैक करेगा? पैरोटाइटिस टेस्टिस पर जाकर अटैक करेगा, और टेस्टिस में जाकर क्या करेगा? वहां पे स्वेलिंग प्रोड्यूस करेगा, राइट। तो टेस्टिस में जाकर जब इसने स्वेलिंग को प्रोड्यूस किया, टेस्टिस में जाकर इसने स्वेलिंग को प्रोड्यूस किया, और अगर अगर आपने डायरिया को सप्रेस किया, डायरिया, तो ये रोमैटिज्म में शिफ्ट हो जाएगा। इसमें रोमैटिज्म में बहुत सारे तरह से ये शिफ्ट होता है। सिर्फ मैंने यहाँ पे दो एग्जांपल आपके लिए दिया है। जैसे मेंस को सप्रेस करेंगे तो रोमैटिज्म डेवलप करता है, या मेंस को सप्रेस करेंगे, कई बार हेमरोइड को सप्रेस करते हैं तो कार्डियक प्रॉब्लम डेवलप करता है। मतलब आपने सुपरफिशियल डिजीज को सप्रेस किया तो मोर डीपर ऑर्गन को ये टारगेट करता है, यानी डिजीज शिफ्ट टू द मोर सीवियर पैथोलॉजी और शिफ्ट इन द मोर डीपर ऑर्गन। तो एक बात हमें याद रखना चाहिए एब्रोटेनम के लिए
कि एब्रोटेनम में जो सेंसिटिविटी है वो बहुत ज्यादा है। सो सेंसिटिविटी ऑफ एब्रोटेनम इन सप्रेशन, क्या है, एब्रोटेनम इन सप्रेशन इज मोर मार्केबल, क्या है, इज मोर मार्केबल। तो ये बात हमेशा याद रखने की चीज है कि एब्रोटेनम में सप्रेशन नहीं करना है। अगर आपने एब्रोटेनम के पेशेंट को कि डिजीज को नहीं समझा, आपने उसको एब्रोटेनम नहीं दिया, आपने अगर उसके डिजीज को गलत मेडिसिन दिया, गलत वे से ट्रीटमेंट किया, सप्रेस किया, तो उसके मोर वाइटल ऑर्गन पर डिजीज का अटैक होगा। तो कहा जाएगा, मोर वाइटल ऑर्गन पर डिजीज जो है अटैक करेगा, मोर वाइटल ऑर्गन पर, या डीपर ऑर्गन पर जाकर वो अटैक करता है, सुपरफिशियल से डीपर ऑर्गन पर, राइट। तो ये था एब्रोटेनम के लिए बेसिक नॉलेज। अब हम लोग बात करते हैं एलन साहब ने क्या बोला है एब्रोटेनम को लेकर। सो एलन साहब की जो फर्स्ट लाइन है बुक की, उन्होंने क्या बोला गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम को लेकर कि अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन। उन्होंने पहली लाइन में लिखा कि अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया। सो व्हाट इज अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया? सो सबसे बड़ा चीज हमें समझना होगा कि पहले हमको समझना होगा कि अल्टरनेट क्या होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अल्टरनेट। देखो अल्टरनेट का मतलब होता है बारी बारी से होना। अल्टरनेट का मतलब क्या है, बारी बारी से होना या एक के बाद होना। ये वर्ड को समझो, बारी बारी से होना या एक के बाद एक का होना, ठीक है। जैसे दो सिम्टम है, मान लो दो सिम्टम है, ठीक है, दो सिम्टम, तो एक सिम्टम आज अपीयर हुआ फर्स्ट डे एक अपीयर होगा। अब ये सिम्टम कल नहीं रहेगा, ये कल डिसअपियर हो जाएगा। सेकेंड डे ये क्या करेगा, डिसअपियर होगा। सेकेंड डे में क्या करेगा, ये सेकेंड डे डिसअपियर। और सेकेंड डे में क्या होगा कि जो दूसरा सिम्टम है वो सेकेंड सिम्टम अपीयर हो जाएगा, ठीक है। तो पहला सिम्टम पहले दिन था, तो पहला दिन कह रहा है, जैसे इनमें बोला कि अल्टरनेट, यानी कि एक जाएगा तब दूसरा आएगा। ऐसा नहीं है कि एक रहेगा और उसके साथ दूसरा भी रहेगा, उसको हम लोग एकम्पेंट सिम्टम कहते हैं। लेकिन यहां पे अल्टरनेट है। अल्टरनेट का मतलब एक के बाद एक, एक बारी बारी से होना, एक के बाद दूसरे का होना, ठीक है। तो मरीज में बारी बारी से इसके सिम्टम आते हैं, एक होने पर दूसरा नहीं होता है। सो कभी कॉन्स्टिपेशन कभी डायरिया। सो इसमें क्या रहता है, कभी आपको कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा तो कभी डायरिया देखने को मिलेगा। सो मरीज में आपको कभी कॉन्स्टिपेशन तो कभी डायरिया। अगर आपको ऐसा भी मिल सकता है कि मरीज बोल सकता है कि सप्ताह में पहले 3 दिन मुझे डायरिया रहता, कॉन्स्टिपेशन रहता है और अगले 3 दिन मुझे डायरिया रहता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगले 3 दिन डायरिया और अगले 3 दिन कॉन्स्टिपेशन, यानी कॉन्स्टिपेशन खत्म होगा तब डायरिया होगा। यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि इसका जो स्टूल का जो पैटर्न है एब्रोटेनम का, वो चेंज होता रहता है। क्या होता रहता है, स्टूल पैटर्न चेंज होते रहता है, चेंज होता रहता है, ठीक है, चेंज होता रहता है। अब इसका मतलब कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, इसका अनस्टेबल रहता है। डाइजेस्टिव सिस्टम अनस्टेबल है। कैसा है इसका, डाइजेस्टिव सिस्टम अनस्टेबल है। तो हमने अभी तक क्या समझा, अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया। अब कॉन्स्टिपेशन का मतलब क्या होता है, बेसिकली हार्ड स्टूल होता है, ठीक है, हार्ड स्टूल। और डायरिया का मतलब क्या होता है, लूज स्टूल। लेकिन यहां पर इसकी डायरिया में एक खास चीज भी, अगर आपको अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया ना मिले, अगर नहीं मिलता है, तो कई बार एक वर्ड आ जाता है, कई बार मरीज बोलता है कि सर जब भी मैं खाना खाता हूं और जब भी बाथरूम करने जाता हूं तो मेरा खाना जो है पचा नहीं रहता है, खाना जो मैं खाया रहता हूं वैसा ही जो है, जो फूड पार्टिकल्स हैं वो उसी फॉर्म में हमारे स्टूल में आता है। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं लिंटेरिक डायरिया। तो इसमें एक वर्ड दिया गया डायरिया लिंटेरिया, डायरिया लिंटेरिया। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरिया लिंटेरिया? लिंटेरिया का मतलब होता है
स्पेल्ड, इसको बोलते हैं स्पेल्ड लिंटेरिया। क्या बोलते हैं इसको? स्पेल्ड लिंटेरिया। एक टाइप का ये डायरिया है। ये बेसिकली जो लिंटेरिया जो वर्ड है ना, बेसिकली इसको याद रखना कि टाइप ऑफ डायरिया है। कैसा है ये? पहले टाइप ऑफ डायरिया है। कैसा है ये? टाइप ऑफ डायरिया है। खाना ऑलमोस्ट अनडाइजेस्टेड रहता है, एक टाइप का डायरिया जिसमें अनडाइजेस्टेड, याद रखने की चीज है ये वर्ड, अनडाइजेस्टेड स्टूल रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लिंटेरिया डायरिया को डायग्नोज करने के लिए, पकड़ने के लिए। अनडाइजेस्टेड स्टूल, ये पैटर्न आपको याद रखना है कि एब्रोटिनम में जो डायरिया होते हैं उसमें जब डायरिया होगा तो अनडाइजेस्टेड डायरिया भी मिल सकता है। अगर मरीज को सिंगल सिंगल डायरिया है, कॉन्स्टिपेशन नहीं आ रहा है, सिर्फ डायरिया, तो हो सकता है लिंटेरिया डायरिया भी हो उसको। ठीक है, तो यहां पर अनडाइजेस्टेड यानी कि स्टूल के साथ जो खाना है, जो फूड है, वो पचा नहीं रहता है और खाना ऑलमोस्ट जो है अनडाइजेस्टेड स्टूल के साथ निकल जाता है। ठीक है, सो इट इज ए टाइप ऑफ डायरिया वेयर फूड पासेस थ्रू द बॉडी एंड कम out in a stool before fully digested. So undigested stool कब होगा? Undigested stool तभी होगा ना जब before fully digestion expelled out हो जाएगा। So बाहर आ जाएगा stool before fully digested। जब डाइजेशन नहीं होगा पूरी तरह से तो ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, सो इसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली, क्या बोलेंगे? लिंटेरिक डायरिया का डेफिनेशन अगर हमको समझना हो, सो इट इज ए टाइप ऑफ डायरिया, इट इज ए type of diarrhea where food passes through the body, passes through the body, passes through the body and comes out in a stool, very important, before fully digested, before fully digested, राइट। सो बिना फुल्ली डाइजेस्टेड हुए, ठीक है, जो है ये बाहर आ जाता है, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है लिंटेरिक डायरिया को समझने के लिए। सो ये वीवीआई होता है हमारे लिंटेरिक डायरिया को समझने के लिए। सो फ्रीक्वेंट लूज बॉवल मूवमेंट कंटेनिंग रिकॉग्नाइजेबल अनडाइजेस्टेड स्टूल, जब बार बार फ्रीक्वेंट, अब देखो डायरिया है तो डायरिया में क्या होगा? फ्रीक्वेंट होगा, बार बार होगा। सो फ्रीक्वेंट लूज बॉबल, ठीक है। इसके साथ में अब इस तरह के लिंटेरिक डायरिया में तीन चीजें आपको इंपॉर्टेंट है देखने के लिए। पहला, अब लिंटेरिक डायरिया में तीन चीजें हैं जो हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पहला, फास्ट मूवमेंट ऑफ फूड, पहला चीज फास्ट मूवमेंट ऑफ फूड, फास्ट मूवमेंट ऑफ फूड। दूसरा, वीक डाइजेशन, दूसरा क्या है? वीक डाइजेशन। और तीसरा, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन जो है घट जाएगा, ठीक है, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन डिक्रीज। अब देखो पहला चीज क्या हुआ कि फास्ट मूवमेंट, यानी कि जो इंटेस्टाइन है ना, उस इंटेस्टाइन के अंदर जो मूवमेंट हो रहा है, इस इंटेस्टाइन के अंदर जो मूवमेंट हो रहा है वो फास्ट हो जाएगा। और मूवमेंट फास्ट होने की वजह से क्या होगा कि टाइम नहीं मिलेगा कि न्यूट्रिएंट को सही से एब्जॉर्ब किया जा सके और डाइजेस्ट किया जा सके। दूसरा, एब्रोटेनम में डाइजेशन पावर बहुत वीक हो जाता है। तीसरा, कि फूड अगर बहुत तेजी से पास कर जाएगा इंटेस्टाइन से तो कैसे उसमें जो है आपका एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होगा इंटेस्टाइन से, तो यहां से रैपिडली निकल जा रहा है तो कैसे यहां पर एब्जॉर्ब होगा। तो तीन चीज आपको देखने को मिलेगा। मरीज क्या बोलता है,
वे ये नहीं कहेंगे आपको कि मुझे लिंटेरिक डायरिया हुआ है, वो आपको 3 चीज बोलेगा, तो आपको लिंटेरिक डायरिया को कंफर्म करना होगा। या लिंटेरिक डायरिया का इफेक्ट जो है बेसिकली आपकी बॉडी पर या सिम्टम जो है देखने को मिलता है। पहला अनडाइजेस्टेड स्टूल, याद रखिए अनडाइजेस्टेड स्टूल, यानी उसमें जो भी खाया है, उसने जो भी खाया है वो स्टूल के साथ बाहर निकल जाएगा, अनडाइजेस्टेड स्टूल रहेगा। दूसरा फ्रीक्वेंट स्टूल होगा, क्योंकि डायरिया का टाइप है ना ये, फ्रीक्वेंट स्टूल रहेगा, खाने के तुरंत बाद उसको बाथरूम जाना लगेगा, स्टूल जाना पड़ेगा। तीसरा बॉडी न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, बॉडी न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है। तो जब नहीं कर पा रहा है, नहीं कर पाता है, तो आपको इस तरह का, तो इसीलिए अगर आप ये पूछें कि लिंटेरिक डायरिया अगर इस तरह के फीचर जो है हमको कब देखने को मिलेगा, सो बेसिकली ये क्रोनिक माल एब्जॉर्प्शन के केस में, क्रोनिक माल एब्जॉर्प्शन के केस में, ठीक है। दूसरा कि ये आपको वीक डाइजेशन के केस में पेशेंट में डायग्नोज करिए, वीक डाइजेशन अगर कहीं पे दिख रहा है, खाना नहीं पच रहा है, तो ये पता करने की कोशिश करें। या फिर मारस्मस के केसेस में आपको ये देखने चाहिए, ठीक है। अब आ जाइए दूसरा बात उन्होंने जो बोला कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, केंट साहब ने, सॉरी एलन साहब ने जो दूसरी बातें बोली कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर उन्होंने क्या बोला, यानी कि बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने बोला कि मारस्मस ऑफ चाइल्ड, यानी कि जो मारस्मस है, मारस्मस का मतलब क्या होता है, मारस्मस में बेसिकली जो बच्चा है वो दुबला पतला हो जाता है, बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाती है, ठीक है। तो मारस्मस ऑफ चिल्ड्रेन, मारस्मस ऑफ चिल्ड्रेन विथ मार्क इनिशिएशन, जिसमें सबसे ज्यादा इनिशिएशन यानी कि सबसे दुर्बलता कहां आती है, थिनिंग कहां आती है, लेग में, स्पेशली लेग, जैसे उन्होंने डीडी किया आयोडियम, सैनिकुला एंड ट्यूबरकुलिनम को बोला। So the skin is flabby and hang loose in fold of the neck, ठीक है। So natramure and sanicula। तो सबसे पहले समझिए कि ये सबसे इंपॉर्टेंट की नोट है कि चाइल्ड बहुत दुबला पतला होगा, इसका जो बच्चा होगा ना, जो चाइल्ड है वो बहुत दुबला पतला होगा, थिन होगा, ठीक है, थिन होगा, वीक होगा, ठीक है, दुबला पतला होगा, ये बहुत बड़ा चीज है। और चाइल्ड में जो है इमिशिएटेड होगा, बच्चा कैसा होगा, इमिशिएशन होगा। इमिशिएशन का मतलब होता है कि जब प्रोटीन की कमी हो जाती है, बच्चा कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा। सो इमिशिएशन देखने को मिलेगा, चाइल्ड बहुत दुबला पतला और इमिशिएटेड रहेगा, थिन रहेगा, वीक रहेगा। सबसे ज्यादा लेग में, ये सबसे ज्यादा कहां पे देखने को मिलेगा आपको, लोअर लेग में, लोअर लेग में जो है सूखे रहते हैं, इसके जो पैर है ना, इसका अभी देखना कि जो एब्रोटेनम का जो मारस्मस है ना, एब्रोटेनम का, वो शुरू होता है लेग से, लेग से शुरू होगा और ग्रेजुअली, ग्रेजुअली क्या करेगा, ग्रेजुअली इंक्रीज करते जाएगा ऊपर की तरफ, अपवार्ड बढ़ेगा ऊपर की तरफ, और लास्ट में फेस को अफेक्ट करता है, फेस पर, फेस को अफेक्ट करता है, ठीक है। तो फेस को लास्ट में अफेक्ट करेगा, तो लोअर लेग से शुरू होकर ऊपर की तरफ जाता है। तो मोस्टली जो केसेस आते हैं, क्योंकि अभी के टाइम में जो लोग होते हैं ना, वो देख लेते हैं तुरंत कि अच्छा बच्चा का पैर पतला हो रहा है, तो देखा, तो जब आपके पास लाएंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम चांसेस बनेंगे कि लोअर लेग में आपको मारस्मस देखने को मिलेगा। लेकिन इसके अपोजिट अगर देखेंगे तो नेट्राम्यूर और लाइकोपोडियम में ऊपर से नीचे की तरफ जाती है, तो ये बात हमको याद रखना चाहिए। दूसरी बात कि मारस्मस तो लोअर लेग से शुरू होता है, जो कि इन्होंने बोला स्पेशली ऑफ लेग। अच्छा, अब इसके बाद उन्होंने बोला कि स्किन इज फ्लैब, इसका जो स्किन है वो लूज रहेगा। स्किन कैसा रहेगा बच्चे का, स्किन लूज और फ्लैबी रहता है, ठीक है, फ्लैबी, इसका स्किन जो है लूज और फ्लैबी हो जाएगा, ठीक है। साथ में नेक की स्किन भी लूज रहेंगे, तो जो स्किन जो नेक का है ना, स्किन के भी नेक के जो नेक के जो स्किन है ना, वो भी लूज रहेंगे। सो नेक स्किन लूज, राइट। तो ये चीजें हमें देखने को मिलती है, नेक के स्किन भी लूज हो सकते हैं या लूज रहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन हुआ ये हमारा किसका, एब्रोटेनम का। अब बात करते हैं हेड में, उसका हेड कैसा दिखेगा। बच्चे का हेड
सो इन मारास्मस हेड वीक कैन नॉट होल्ड इट अप। अब यहां पर एलन साहब ने बोला कि जो मारास्मस होगा उसमें बच्चा का जो हेड है ना बहुत कमजोर होगा, जिसमें जो नेक पार्ट है ना वो इतना कमजोर होता है, नेक टू वीक हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपने हेड को भी होल्ड नहीं कर पाता है, हेड कैन नॉट होल्ड। ठीक है, ये सेम फीचर आपको एथुजा साइनेपियम में भी देखने को मिलता है। तो मारास्मस इतना सीवियर होता है, इसमें मारास्मस जो है इसमें इतना सीवियर होता है कि पैर से शुरू होता है। मैंने पहले कहा कि ये लेग से शुरू होता है, लेग से शुरू होकर और धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है और नेक की मसल को इतना कमजोर कर देता है, बेसिकली धीरे धीरे अपवार्ड जाएगा, मारास्मस जो है अपवार्ड जाएगा और नेक मसल को, स्पेशली नेक मसल को धीरे धीरे जाएगा ऊपर और नेक मसल को इतना वीक कर देता है, इतना वीक कि वो हेड के वजन को, जो हेड का जो वेट है ना, हेड वेट, उसको भी वो सही से होल्ड नहीं कर पाता है। तो हमेशा बच्चा का गर्दन आपको सीधा तना नहीं मिलेगा, नीचे ऐसे गिरा हुआ मिलेगा, लटका हुआ मिलेगा, गर्दन में कोई ताकत नहीं रहेगा, मतलब हेड ऊपर नहीं रख सकता है बच्चा, नीचे ऐसे गिरा के रखेगा। तो ये चीज हमको यहां से इन्होंने बोला कि ऐसा है। तो हेड मसल वीक। तो दूसरा चीज क्या है कि नेक के मसल जो है, नेक के मसल बहुत वीक रहते हैं, बच्चा हेड प्रॉपरली होल्ड नहीं कर पाता है। ठीक है, दो चीज। अब यहां पर उन्होंने एक रेमेडी को डाला है, एथुजा साइनेपियम। अब इसका डीडी समझना, एथुजा साइनेपियम से हम इसको कैसे डीडी करेंगे। सो डीडी विथ एथुजा साइनेपियम। तो देखो एथुजा जो रेमेडी है वो, उसमें आपको बच्चा जो है बियर नहीं कर पाता है मिल्क को। सो कैन नॉट बियर मिल्क। बच्चा मिल्क डाइजेशन नहीं कर पाता है। क्या नहीं कर पाता है? मिल्क जो है बेसिकली मिल्क इनटॉलरेंस होता है उसमें, इनटॉलरेंस। जो एथुजा के जो बच्चे होते हैं ना, चाइल्ड कैन नॉट बियर मिल्क और मिल्क इनटॉलरेंस होते हैं। तो एथुजा के बच्चों में आपको मिल्क इनटॉलरेंस देखने को मिलेगा। कैन नॉट बियर मिल्क इन एनी फॉर्म, किसी भी फॉर्म में, आप कोई भी फॉर्म में दूध दोगे वो नहीं बेयर कर पाएगा, नहीं पचा पाएगा। कैन नॉट बेयर मिल्क इन एनी फॉर्म, किसी भी फॉर्म में आप दोगे नहीं पचा पाएगा और वोमिट करेगा लार्ज को कर्ड में, वोमिट इन लार्ज कर्ड एज सून एज टेकन, जैसे ही लेने के कुछ देर बाद, एज सून एज टेकन। तो बच्चा दूध तो पी लेता है, पेशेंट आपको बोलते हैं, मां बोलती है कि सर दूध तो पीता है, लेकिन दूध पीने के कुछ देर बाद बच्चा जो है उल्टी कर देता है दूध का। तो पूछो दूध कैसा रहता है, तो बोलती है मां कि दूध जमा जमा सा दूध रहता है और वो दूध पचा नहीं रहता है, दूध जमा जमा सा बच्चा जो है उल्टी करता है। ठीक है, जिसके वजह से बच्चे में क्या आएगा, बच्चे में वीकनेस डेवलप करेगा। क्या होगा बच्चे में वीकनेस डेवलप करना शुरू करेगा। अब अगर एथुजा है, बच्चा उल्टी कर दे रहा है तो दूध नहीं पिएगा, तो बच्चा में क्या आएगा, एथुजा में वीकनेस आएगा। और वीकनेस क्या करेगा, वीकनेस कॉज ड्राउजनेस। वीकनेस की वजह से बच्चे के अंदर जो है एक अलग सा फीचर आता है ड्राउजनेस का, और ड्राउजनेस जो कि ड्राउजनेस आ जाएगा बच्चे में, तो ग्रेट वीकनेस, चिल्ड्रन कैन नॉट स्टैंड। ठीक है, तो बच्चा खड़ा नहीं हो पाता है। सो अनेबल टू होल्ड द हेड प्लस पोस्ट्रेशन प्लस स्लीपनेस। तो एथुजा में जो सबसे बड़ा कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है अपने को, बच्चा हेड होल्ड नहीं कर पाता है, अनेबल टू होल्ड द हेड, अनेबल टू होल्ड अप द हेड, प्लस एक चीज अब यहां पर आपको देखने को मिलेगा, बच्चे में प्रोस्ट्रेशन बहुत रहता है। एथुजा वाले में प्रोस्ट्रेशन, और प्लस प्रोस्ट्रेशन के साथ साथ स्लीपनेस, बच्चा खूब सोता है। ठीक है, बच्चा खूब सोएगा। तो एथुजा का बच्चा में ड्राउजीनेस, अनेबल टू होल्ड द हेड, प्रोस्ट्रेशन एंड स्लीपनेस। इससे हम लोग जो है एब्रोटिनम को डिफरेंशिएट कर लेते हैं, हम लोग डीडी कर लेंगे।
राइट। अब हम लोग को एब्रोटेनम के साथ जो है एथुजा के डीडी को समझा कि बच्चा गर्दन को सीधा नहीं रख पाता है तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो एथुजा में इनटॉलरेंस ऑफ मिल्क होता है। बी रिमेंबर, यहां पर एलन साहब ने फिर से रिमेंबर आपको कराया। एलन साहब ने रिपीट बोला, आपको दोबारा बोला, रिपीट कराया, मारस्मस ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज ओनली। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बोला कि मारस्मस लोअर लिम्ब में ही देखने को मिलेगा, लोअर लिम्ब में देखने को मिलेगा। बार बार क्यों? क्योंकि ये स्पेशल कीनोट है, स्पेशल कीनोट है एब्रोटेनम का, स्पेशल कीनोट है अपने एब्रोटेनम का, राइट। सो एब्रोटेनम में मारस्मस की शुरुआत में सिर और बॉडी के कंपैरेटिवली जो है, सिर जो है ना, जो हेड है ना, बॉडी के कंपैरेटिवली जो है बेटर होता है। तो लेग बहुत पतला, तो इसमें सबसे पहला समझ लीजिए कि लेग से शुरू होता है। मारस्मस शुरू कहां से हुआ? लेग से, और धीरे धीरे अपवर्ड ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ जाएगा, और फेस लास्टली अफेक्ट करता है। तो पहले लेग में शुरू होगा, हो सकता है दोनों लेग से शुरू हो सकता है एक लेग से शुरू हो, ठीक है। सो लेग बहुत थिन रहेगा। कैसा रहेगा? लेग बहुत थिन रहेगा। वॉकिंग करने में जो है वीक रहेगा। वॉकिंग कैसा रहेगा? वीक रहेगा। और एज कंपेयर टू हेड एंड लेग, तो लेग कैसा रहेगा? बहुत वीक एंड थिन रहेगा। और सबसे लास्ट में अफेक्शन किस में आता है? सबसे लास्ट में अफेक्ट होगा आपका फेस एंड नेक। तो जब बच्चा गर्दन होल्ड नहीं कर पा रहा है, फेस पूरा जो है मारस्मस लुक हो जाएगा, ठीक है, मारस्मस लुक हो जाएगा। तो ये नीचे से ऊपर की तरफ जाता है एब्रोटेनम में। ऊपर से नीचे किस किस रेमेडी में आती है? डीडी रखना याद। ऊपर से नीचे रहता है नेट्राम्यूर एंड लाइकोपोडियम। तो लाइकोपोडियम एंड नेट्राम्यूर का जो मारस्मस है वो ऊपर से शुरू होकर नीचे की तरफ जाता है, और एब्रोटेनम में नीचे से ऊपर की तरफ, एब्रोटेनम में नीचे से ऊपर की तरफ। चलो अब बात करते हैं इसके फिजिकल जनरल के बारे में कि एलन साहब ने क्या बोला फिजिकल जनरल के बारे में। तो फिजिकल जनरल में जो सबसे पहले उन्होंने बोला रेवेनियस हंगर। अब देखो रेवेनियस हंगर, लूजिंग फ्लैशेस व्हाइल ईटिंग वेल। खाना अच्छे से खाता है, खाना बहुत खाता है, लेकिन बॉडी के जो मांस हैं वो फिर भी घटते हुए जा रहे हैं, ठीक है। तो रेवेनियस हंगर समझो पहले कि रेवेनियस क्या होता है। रेवेनियस हंगर को समझने के लिए सबसे पहले रेवेनियस वर्ड को समझो। रेवेनियस का मतलब होता है वेरी या फिर एक्सट्रीमली हंग्री, एक्सट्रीमली हंग्री, ठीक है। बहुत ज्यादा भूखा होना या भूख से बेहाल होना। गांव की भाषा में समझे तो इसको रेवेनियस को कहते हैं भूख से बेहाल होना। सो एब्रोटेनम को भूख बहुत लगता है, बहुत भूख लगेगा, एपेटाइट बहुत ज्यादा बढ़ा रहता है। पेशेंट जो है फ्रिक्वेंट ईटिंग करता है, बार बार खाएगा। सो बार बार खाएगा, लार्ज अमाउंट में खाएगा, उसके बावजूद भी जो है उसमें आता है लूजिंग फ्लैश। अब ये फ्लैश क्या होता है इसको समझो। फ्लैश समझो। फ्लैश का मतलब होता है बेसिकली सॉफ्ट टिश्यू, जो हमारे सॉफ्ट टिश्यू है ना, सॉफ्ट टिश्यू ऑफ ह्यूमन या कोई भी एनिमल भी हो सकता है, नॉट कि ह्यूमन, कोई भी एनिमल भी हो सकता है। एनिमल बॉडी स्पेशली कहां का सॉफ्ट टिश्यू, स्पेशली ह्यूमन और एनिमल बॉडी, स्पेशली बिटवीन बोन एंड मसल। कहां पे? बोन एंड स्किन। तो जो बोन है और स्किन के बीच में, जो बिटवीन बोन एंड स्किन, समझ लो कि ये हमारा कोई बोन है, राइट। ये बोन है और यहां पर स्किन है। तो इसके बीच में क्या क्या पाए जाते हैं? बेसिकली इसके बीच में हमारा रहता है फैट और यहीं पर हमारा मसल रहता है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या रहते हैं? मसल एंड फैट,
मसल एंड फैट। तो इसमें उसने एलन साहब ने बोला लूजिंग फ्लैश लूजिंग फ्लैश। लूजिंग फ्लैश का मतलब हुआ कि इसकी जो मसल है और फैट है वो बॉडी से गायब होते जाते हैं। और जब ऐसा होगा तो क्या होगा, स्किन तो नहीं गायब हो रहा है ना, तो लूजिंग फ्लैशिंग का मतलब होता है कि उसका मसल और फैट जो है ना कंटिन्यूअसली लूज होता जाएगा। क्या होगा, कंटिन्यूअसली लूज होता जाएगा और कम होने की वजह से, जबकि बच्चा खाना अच्छा खाता है, ठीक है, खाना अच्छा खाता है, लेकिन वेट जो है ना बच्चा का वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज होगा, वेट कंटिन्यूअसली डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जबकि खाना अच्छा खाता है, ईटिंग वेल, अच्छा खाना खाता है, फिर भी उसके बाद जो है पतला होता जाता है। सो इसका मतलब क्या हुआ, रेवेनियस हंगर तो है बच्चों में, रेवेनियस हंगर है, लेकिन बच्चे के अंदर प्रॉब्लम क्या हो रही है, रेवेनियस हंगर के बावजूद भी, कि एपेटाइट जो है बेसिकली डाइजेशन एब्जॉर्प्शन पुअर है। कैसा है, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन एब्रोटेनम के बच्चे को पुअर रहता है, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन पुअर है। एक तरफ इनडाइजेशन है, प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, दूसरी तरफ कॉन्स्टिपेशन है, डायरिया है, डायरिया में भी अनडाइजेस्टेड स्टूल पास कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम इसके डीटी को समझे तो इन्होंने डीटी में बोला आयोडियम, नेट्रम्यूर, सेनिकुला एंड ट्यूबरकुलिनम। चलो इसको हम लोग आगे समझेंगे। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या बोला, एक्सट्रीमिटीज के बारे में, पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लिम्ब, पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लिम्ब फ्रॉम क्रैम्प, मरोड़ और फॉलोइंग कोलिक। ठीक है, तो पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन, सबसे पहली चीज उन्होंने क्या बोला, पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि मसल जो है ना बेसिकली तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसके पैर के। दूसरा लेग, ये कहां पर हो रहा है, लेग में, लेग क्रैम्प। ठीक है, उसके बाद मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, मसल में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, और कोलिक के बाद क्रैम्प आता है, कोलिक के बाद क्रैम्प आता है, किसके बाद, कोलिक। सो फॉलोइंग कोलिक, सो कोलिक के बाद क्रैम्प का आना एक्सट्रीमिटीज में। सो दिस इज द पीक्यूआरएस, ये क्या है इसका, पीक्यूआरएस है। ठीक है, कि कोलिक के बाद, एब्डोमिनल पेन के बाद उसके पैर में क्रैम्प आता है, तो रेमेडी हमें याद रखनी है एब्रोटेनम। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग रूमेटिज्म को समझेंगे। रूमेटिज्म, किसके रूमेटिज्म को, एब्रोटेनम के रूमेटिज्म के बारे में एलन साहब ने क्या बोला। सो फ्रॉम द एक्सेसिव पेन बिफोर द स्वेलिंग, ठीक है, कॉमेंसेस फ्रॉम सडनली चेक डायरिया और अदर सिक्रेशन अल्टरनेट विथ हेमरोइड विथ डिसेंट्री। तो सबसे पहले उन्होंने बोला, क्या बोला उन्होंने, सबसे पहले बोला कि पेन बिफोर द स्वेलिंग, यानी कि पेन सबसे पहले क्या होगा, इस पेशेंट को रूमेटिज्म में पहले पेन आएगा, पेन जो कि सीवियर रहेगा, पेन कैसा रहेगा, सीवियर रहेगा। पेन के बाद इसको क्या आएगा, पेन के बाद, पेन बिफोर द स्वेलिंग, यानी कि सूजन से पहले दर्द आ जाता है, तो पेन, उसके बाद आएगा इसको स्वेलिंग, क्या आएगा, पेन, उसके बाद आएगा स्वेलिंग, इसको डेवलप करता है। तो ये एक खास पैटर्न है इसके रूमेटिज्म का, कि पहले दर्द आएगा फिर सूजन आएगा। बहुत सारे रूमेटिज्म में, ज्वाइंट के कंप्लेन में पहले पेन नहीं आता है, पहले स्वेलिंग आएगा फिर पेन आता है। बहुत लोग पहले आके बोलते हैं, पेशेंट बोलता है कि पहले सूजन शुरू हुआ पैर में और फिर दर्द आया, और कुछ लोग आगे बोलते हैं कि पहले दर्द शुरू हुआ और अब तो सूजन भी होने लगा। ठीक है, तो ये ऐसे हमें समझना होगा मरीज की भाषा को। ठीक है, ड्यू टू सडन सप्रेस डायरिया, उन्होंने बोला कमेंसेस फ्रॉम सडनली चेक डायरिया। क्यों, क्योंकि इसका रीजन क्या था, इसका रीजन था ड्यू टू सडन
अचानक सडनली चेक डायरिया, सडन सप्रेस डायरिया, या फिर एनी सिक्रेशन। ठीक है, इन्होंने सिक्रेशन के बारे में बोला है। अदर सिक्रेशन, सिक्रेशन का मतलब कोई भी बॉडी का डिस्चार्ज, इवन पसीना भी हो सकता है, इवन की मेंस भी हो सकते हैं। अगर मेंस भी सप्रेस होते हैं तो उससे भी रूमेटिज्म डेवलप होता है। तो रूमेटिज्म आफ्टर सप्रेस डायरिया, तो इसका जो रूमेटिज्म है ना वो किसके बाद आया? रूमेटिज्म आफ्टर सप्रेस डायरिया। तो याद रखिए, किसी को रूमेटिज्म जो है डेवलप करता है, डायरिया बहुत तेज हुआ था और उस डायरिया को सडनली बंद कर दिया गया, अचानक रुकने के बाद, डायरिया बेसिकली अचानक सडनली चेक डायरिया बोलते हैं उन्होंने, सडनली अचानक रुकने के बाद उसको अगर रूमेटिज्म के कंप्लेंट्स आ जाते हैं तो उस केस में आप याद रखो कि एब्रोटेनम उसकी रेमेडी होगी। हिस्ट्री में आप पेशेंट से पूछो, पेशेंट से कि ज्वाइंट पेन स्टार्ट कैसे हुआ, पेशेंट का हिस्ट्री में पूछो कि ज्वाइंट पेन स्टार्ट कैसे हुआ, ज्वाइंट पेन स्टार्ट कैसे हुआ, तो आपको मिल सकता है उसके हिस्ट्री में डायरिया, पेन पहले आया या स्वेलिंग पहले आया, ये पता करना हमें पड़ता है। अब जैसे यहां पर थोड़ा सा एग्जाम्पल समझो, एग्जाम्पल के रूप में हम लोग ले लेते हैं, जैसे मेटास्टेटिस। ठीक है, हमने पहले भी बात किया था मेटास्टेटिस। ठीक है, तो मेटास्टेटिस के बारे में हम लोग यहां पर बात करते हैं। तो जैसे डायरिया है ना, तो पहला क्या हुआ? डायरिया सप्रेस किया तो क्या डेवलप किया? रूमेटिज्म। क्या डेवलप किया? रूमेटिज्म। दूसरा पैरोटाइटिस, पैरोटाइटिस, पैरोटाइटिस को अगर हमने सप्रेस किया तो क्या बना? पैरोटाइटिस टेस्टिस या फिर मेमोरी ग्लैंड में स्वेलिंग डेवलप हुआ। क्या हुआ? मेमोरी ग्लैंड में स्वेलिंग डेवलप हो जाता है, राइट। तीसरा, अगर कोई स्किन इरप्शन है, स्किन इरप्शन, और उसको अगर आप सप्रेस करते हैं तो मेनी इंटरनल प्रॉब्लम जो है आता है, मेनी इंटरनल प्रॉब्लम, मेनी इंटरनल डिजीज कैन बी सुपरेंस, मेनी इंटरनल डिजीज कैन सुपरवेंस। समझे? अब सोचो कि एक डायरिया को सप्रेस करना, एक पैरोटाइटिस को सप्रेस करना, एक स्किन इरप्शन को सप्रेस करना क्या पड़ता है? अल्टरनेट विथ हेमरोइड एंड डिसेंट्री। इवन कि अगर आप हेमरोइड को, मे बी अगर आप हेमरोइड को भी करेंगे, हेमरोइड को, तो बहुत तरह के डिजीज जो है यहां पर, मेनी इंटरनल डिजीज जो है कैन बी सुपरवेंस, तो बहुत तरह के डिजीज जो है सुपरवेंस हो सकते हैं। सो स्किन इरप्शन को सप्रेस करेंगे तो मे बी हाइड्रोसेल हो सकता है, उसको हाइड्रोसेल। ठीक है, अगर हेमरोइड को सप्रेस किया आपने, अगर हेमरोइड का पेशेंट है तो पहले फाइंड आउट करो। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि जो एब्रोटेनम के जो पेशेंट होते हैं ना वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। एब्रोटेनम के जो पेशेंट है ना, एब्रोटेनम पेशेंट, सेंसिटिविटी ऑफ एब्रोटेनम, याद रखना, सेंसिटिविटी ऑफ एब्रोटेनम, सेंसिटिविटी ऑफ एब्रोटेनम इन सप्रेशन, suppression is very markable, suppression is very और is more markable, suppression is more markable, सबसे ज्यादा मार्केबल है, ये हाल मार्क है इसका, सेंसिटिविटी एब्रोटेनम का हमें समझना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं एब्रोटेनम में कि एब्रोटेनम का रूमेटिज्म को हमने समझा, यानी याद रख लीजिए, नोट करके ये लिख लीजिए कि सप्रेशन, सप्रेस डिस्चार्ज, सप्रेस डिस्चार्ज, एब्रोटेनम पेशेंट का स्पेशली सेंसिटिव टू स्टॉपेज ऑफ डिस्चार्ज होता है। किसके? सेंसिटिव टू स्टॉपेज ऑफ डिस्चार्ज, स्टॉपेज ऑफ डिस्चार्ज, और डिस्चार्ज को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। इमीडिएटली आफ्टर सच स्टॉपेज, इस तरह के जब डिस्चार्ज रुकते हैं, सो न्यू एंड मोर डीपर, याद रखिए न्यू, मैं नया बोल रहा हूं, न्यू डीपर
मोर सीरियस इंटरनल कंडीशन अपीयर, इंटरनल कंडीशन अपीयर। सो बहुत टफ है एब्रोटेनम के केसेस में उसकी सेंसिटिविटी को हमें समझना, और अगर आपने उसको सप्रेस किया तो समझिए उसका क्या परिणाम होता है। आगे हम लोग बात करते हैं गाउट के बारे में, लेकिन गाउट को हम लोग अगले क्लास में समझेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो एब्रोटेनम के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग गाउट वाले पार्ट से समझेंगे।